नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता आप सभी का ड्रामा सिंप्लीफाई में स्वागत करती हूँ। किताबों से हमारी दोस्ती, इसी सिलसिला का नाम है ड्रामा सिंप्लीफाई, जहाँ पर हम किताबों के बारे में बात करते हैं, नाटक के बारे में चर्चा करते हैं, साहित्य के बारे में कुछ नई अनोखी बातें करते हैं। तो जिस नाटक के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वैसे मूलभूत वो नाटक स्पेनिश नाटक है और जिसे लिखा था फेडरिको गार्सिया लोरका ने, जिनका जन्म जो है वो स्पेन में हुआ था 5 जून 1898 में। वो एक जमींदार पिता के, जिसे कहना चाहिए कि काफ़ी पैसा था उनके पास, 11 बच्चों में चौथे नंबर के पुत्र रहे। और वो एक ऐसे परिवार से आते थे जहाँ पर कि पैसा था, रुतबा था, और जो कि उनके नाटकों में दिखता है। और उनकी माँ एक शिक्षिका रही। तो मुझे लगता है कि उनकी परवरिश में जो है बहुत कुछ असर उनकी माँ का भी दिखता है। और उन्होंने बचपन से ही पियानो बजाना सीखा और उन्होंने यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करी, संगीत की पढ़ाई करी, कॉम्पोजिशन की पढ़ाई करी और बहुत सारी कविताएं लिखी। 19 साल की उम्र में इन्होंने इनकी पहली कविता जो है प्रकाशित हुई। और लेखक ने जो नाटक लिखे, ब्लड वेडिंग, यरमा, हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्वा, ये उस समय के समाज को दिखाते हैं जहाँ पर औरत की क्या स्थिति थी। ये औरत क्या सिर्फ एक भोग का विषय है, सोच का विषय नहीं है? क्या औरत को सोचने का अधिकार नहीं है? क्या वो सिर्फ एक कठपुतली है, या सिर्फ एक घर में रखे हुए निर्जीव टेबल या कुर्सी जैसे ही इस औरत का अस्तित्व है? उसे अपने अस्तित्व के बारे में किसी भी तरीके के सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्वा एक ऐसे ही नाटक को पूरी तरीके से दर्शकों के सामने रखा। तो ये तो ओरिजिनल नाटक हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्वा जो है वो उसके राइटर, स्पेनिश राइटर, उनके बारे में बातचीत हुई। लेकिन मैं जिस नाटक के बारे में चर्चा कर रही हूँ उसका जो रूपांतरण, या उसका कहना चाहिए अनुवाद तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेनिश नाटक था और फिर वो अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया और फिर उसका हिंदी और उर्दू, तो इसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा में उसे हमारे महान कवि, नाटककार, आलोचक, पत्रकार, साहित्यकार और कला के धनी, साहित्य अकादमी अवार्ड से विभूषित स्वर्गीय रघुवीर सहाय, उन्होंने एक मुस्लिम बैकग्राउंड को एस्टैब्लिश करते हुए बिरजिस कदर का कुनबा नाम का एक नाटक लिखा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक इस्लामिक बैकग्राउंड में इस नाटक को लिखने का जो उनका एक कॉन्शियस डिसीजन था, वो इस पूरे नाटक में जान डाल देता है। तो रघुवीर सहाय जो है वो लखनऊ के रहने वाले थे, वहाँ उनका जन्म हुआ और हिंदी में उन्होंने बहुत सारा साहित्य में योगदान दिया है और बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और जबकि उन्होंने अपना MA इंग्लिश से किया था। और अगर आप उनके कृतियों के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, और जिसमें से कि शेक्सपियर का मैकबेथ वर्नम बग के नाम से उन्होंने लिखा, वो भी अनुवाद तो नहीं था, लेकिन उसे कह सकते हैं कि वो एक तरीके से रूपांतरण था। उनके बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं और बहुत सारे उनकी नाटक हैं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और उनके बहुत सारे कविता के संग्रह हैं, रास्ता इधर है, और हंगरी कहानियाँ, पोलिश उपन्यास, बहुत सारे उन्होंने अनुवाद किए। तो डॉक्टर रघुवीर सहाय, उन्होंने इसका हिंदुस्तानी भाषा में तर्जुमा किया और जिसका नाम है बिरजिस कदर का कुनबा। ये नाटक 1936 में लिखा गया और पहली बार 8 मार्च 1945 में खेला गया। और आज भी ये नाटक इतना प्रासंगिक है कि आप कल्पना करिए कि उस ज़माने का लिखा हुआ नाटक, जहाँ की स्पेन में कोल्ड वॉर चल रही है और सालों साल सरकारें बदल रही हैं और सारा का सारा सामाजिक व्यवस्था जो हो इतना उलट पलट है, पुरुष जो है वर्ग वो पूरा का पूरा युद्ध में चला जाता है। क्योंकि लोरका के जो नाटक हैं, जो फेडरिको गार्सिया लोरका ने नाटक लिखे हैं, वो युद्ध की पिपाशा और उससे स्त्री वर्ग कैसे प्रभावित होता है उसको लेकर ही बहुत सारे नाटक लिखे। तो आज हम बात कर रहे हैं बिरजिस कदर के कुनबा के ऊपर। ये नाटक है दुख, दर्द, जिल्लत,
डेथ, पूरी तरीके से जिंदगी में सिर्फ इसकी ही बातें होती हैं, ब्रिजेश कदर की कुंबा। कुल मिला के ये 3 अंकों का नाटक है और जब उसे मंच पर करने के लिए जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 मिनट का समय लगता है। और इस नाटक में शुरुआत होती है मातम से। इस घर के पुरुष ब्रिजेश कदर के दूसरे पति, उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद मातम मनाया जाता है। ब्रिजेश 8 साल का मातम डिक्लेयर करती है कि इस घर में 8 साल का मातम मनाया जाएगा। ये नाटक जो है वो पूरी तरीके से इस तरीके का आईना है कि हम समाज का जो बंधन है, जो समाज के बने बनाए नियम और कानून हैं, जो इस तरीके की बातें हैं जिनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, जिनके बारे में आपको क्वेश्चन करने का कोई भी अधिकार नहीं। इसके जो ज़्यादातर किरदार हैं, या कह सकते हैं कि लगभग सारे किरदार जो हैं वो औरतें हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हाउस ऑफ बर्नाडा अल्वा, ब्रिजेश जो कि इस घर की मालकिन है, विधवा है, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास है और पूरे घर पे वो अथॉरिटी रखती है और उसकी अथॉरिटी के नाम पर वो अपनी बेटियों की भी बलि चढ़ाने पर नहीं चूकती। उसके दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं। वो इतनी सख्त है, इतनी कठोर है कि उसे ये ऐलान करने में बिल्कुल भी कोई ऐसा दरोकार नहीं है कि मेरी बड़ी बेटी की उम्र 40 साल है और अगर मैं 8 साल के लिए मातम का ऐलान करती हूँ मतलब कि घर में शादी नहीं हो सकती, तो मतलब उसकी बेटी की उम्र लगभग 50 साल हो जाएगी। तो क्या वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कराना चाहती है? तो ये कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल इतना वास्तविक कैरेक्टर है कि अगर आप जो है मान मर्यादा और सम्मान और समाज में जो एक बड़े ख़ानदान और हमें इसको बचा के रखना है किसी भी कीमत पर, तो उसको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है। और ऐसा लगता है कई बार कि उसने जो बड़े अपने आसपास एक ऐसा घेरा, ऐसी किलेबंदी कर रखी है कि वो अपने आप को माँ के तौर पर कभी नरम नहीं पड़ने देती है और उसे लगता है कि मुझे सख्त रहना चाहिए, तभी मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान, मेरी इज्जत, मेरी आबरू बची रह सकती है। तो वो सारी बागडोर अपने हाथ में रखती है और उसे लगता है कि मैं चाबुक के बल अपने घर को चला सकती। अपनी बेटियों की किसी भी बगावत को वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। उसकी एक हमराज तकरीबन 80 साल के आसपास एक नौकरानी है हसन बांदी, वो बार बार उसे चैलेंज भी करती है, उसे सच का आईना दिखाती कि अगर जल्द ही तुमने अपनी बेटियों को लेकर किसी भी तरीके का व्यवहारिक कदम नहीं उठाया और अपनी ये शान और शौकत के गुमान से तुम बाहर नहीं निकली तो तुम इतने बुरे दिन देखने वाली हो। लेकिन वो अपने अकड़, अपनी कठोर व्यवहार के कारण कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है और बार बार उसे ये एहसास दिलाती है नौकरानी को कि हम दोनों हमराज नहीं हैं, मैंने तुमने अपने घर में पनाह दी। बार बार उसे वो याद दिलाती है कि तुम नौकरानी हो, तो तुम अपनी औकात में रहो, अपनी सीमा में रहो। नाटक के बीच में वो बाहर जब एक कुंवारी लड़की की हत्या की जाती है तो वो बार बार डंके की चोट पर कहती है कि ऐसी लड़की को जीने का कोई हक नहीं है, इसे पत्थरों से मार डालो। तो वो उसकी क्रूरता दर्शाती है। उसकी 2 बार शादी हुई। पहली बेटी फहमीदा उसके पहले पति से है और बाकी की 4 बेटियां उसके दूसरे पति से। नाटक में इस किरदार का जो दूसरा पहलू है वो ये लगता है कि जिंदगी में उसे जो प्यार चाहिए था, जो सम्मान चाहिए था, वो शायद उसे नहीं मिला। तो क्या वो भी ये चाहती है कि सारी औरतें ऐसे ही रहें? तो बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। तो हम दूसरे किरदार पर आते हैं, फहमीदा, जो कि तकरीबन 40 साल की है, उसकी सबसे बड़ी बेटी है और पहले पति से है और वो खूबसूरत नहीं है। और उसकी जो सबसे छोटी बहन है वो बार बार उसे इस बात की याद दिलाती है कि तुम खूबसूरत नहीं हो और तुम्हारी उम्र ढल चुकी है। वो फहमीदा जो है वो किसी भी तरीके से इस जेल से भाग जाना चाहती है। वो 8 साल का मातम बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जो एक प्रेमी 25 साल का है, उससे उम्र में काफ़ी छोटा है,
वो उससे भी शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से इस घर से, इस कैद से भाग जाना है। वो चूंकि वो दो पिता की विरासत मिलती है उसे, तो उसे बहुत पैसा, अपनी सारी बहनों में से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, और उसके लिए, इस बात के लिए उसको ताना भी सुनना पड़ता है बार बार कि तुम तो सबसे अमीर हो, तुम्हारी शक्ल बहुत ख़राब है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा इतना है, इसीलिए ये जो तुमसे इतने छोटी उम्र का जो व्यक्ति है वो आपसे शादी करना चाहता है। लेकिन वो बिल्कुल खारिज कर देती है और अपने आप को सुंदर बनाने की बार बार कोशिश करती है, और अपनी बहनों को बार बार कहती है कि नहीं, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। नाटक के अंत तक ऐसा कुछ होता नहीं। तीसरे किरदार की बात करें, कुत्सिया, जिसकी उम्र 35 साल है, जो कि बिरजिस की दूसरे पति से पहली औलाद है, और फहमीदा सुंदर है, खूबसूरत है, और वो इस बात को जानती है, लेकिन उसके अंदर इतनी कड़वाहट है कि वो जब भी बात करती है तो हमेशा वो इतने ताने मारती है, और खासकर फहमीदा वो इतने ताने मारती है कि वो पूरे नाटक के दौरान में ये लगता है कि उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है कि वो भी शादी करना चाहती है, वो भी चाहती है कि जेल, इस घर से भाग जाए, इस जेल को तोड़ के भाग जाए, उसका भी एक सामान्य परिवार हो, उसका भी बच्चा हो, लेकिन वो शादी नहीं कर पा रही है। तो वो उसके सारे के सारे संवाद ऐसे लगते हैं कि वो सिर्फ ताने मार रही है। तो उस पूरे संवाद से बार बार ये लगता है कि फहमीदा के अंदर कितनी कड़वाहट भरी हुई है। वो अपनी छोटी बहन को भी नहीं छोड़ती है। तीसरी बहन है अमीला, जिसकी उम्र 25 साल है। अमीला एक ऐसा किरदार है जो कि अपनी माँ की बात को आसानी से मान लेती है, सरेंडर कर देती है। उसे लगता है कि जो समाज में चल रहा है, जैसे चल रहा है, क्योंकि उसको उम्र अभी कम है, लेकिन वो भी शादी करना चाहती है, लेकिन वो कभी अपने मुंह पे नहीं लाती है, क्योंकि उसका सबमिसिव नेचर है। तो उसकी वजह से जो है वो बार बार जो है वो कोई सवाल नहीं उठाती है, जबकि उसकी छोटी बहनें और बड़ी बहनें जो है वो बार बार सवाल उठाती हैं, उनको वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और वो सबमिसिव नेचर होने की वजह से जो है वो जो माँ कह रही है उसको वो आसानी से मान लेती है। अगर हम अगले किरदार पर आते हैं, मुश्तरी, जिसकी उम्र 24 साल है, जिसका रंग सांवला है। नाटक की शुरुआत में ये किरदार ऐसा लगता है कि ये बड़ा साइलेंट किरदार है, ये बड़ा बात मानने वाला आज्ञाकारी किरदार है, लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है इस किरदार में बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस आते हैं। वो अपनी माँ के खिलाफ बगावत कर देती है, और जब माँ एक बार उसे आदेश देती है कि नहीं ये बात होनी चाहिए, या उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। जो कि ये इस तरीके के शेड्स जो है वो बिरजिस के खिलाफ हो जाना या समाज के खिलाफ हो जाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आता है इस कैरेक्टर में। नाटक जो है बिरजिस कतर कुटुंबा वो 3 अंकों में है, और नाटक जो है वो उत्पीड़न के बारे में बात करता है, डेथ के बारे में बात करता है, मातम के बारे में बात करता है। ज़िंदगी में किसी भी तरीके से हंसी खुशी या फिर आप कहें स्वतंत्रता के बारे में, उत्साह के बारे में, ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं करता है। और इस तरीके के पाबंद लगाते हैं नाटक में, जिसमें कि ज़िंदगी में या किसी को भी बहुत सफोकेशन हो सकती है। और ये पूरा का पूरा 3 अंकों में जो नाटक है वो यही दर्शाता है। तो पहले अंक में नाटक शुरू होता है वो इस तरीके से है कि बिरजिस कतर के जो दूसरे पति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, और पूरा का पूरा दारोमदार जो है सो कॉल्ड जिसे कहना चाहिए कि समाज में एक इमेज है इस खानदान को लेकर, एक स्टेटस है, और उसको बचाने के लिए, उसको संभालने का जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो बिरजिस के ऊपर है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो पहले अंक में जो है वो आते ही सबसे पहले डिक्लेयर कर देती है कि 8 साल का मातम होगा। 8 साल का मातम मतलब किसी के लिए भी ये बिल्कुल स्वीकार करने जैसा कुछ है ही नहीं कि हम 8 साल तक मातम मनाते रहें। और इस तरीके से कहानी फर्स्ट एक्ट में ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बड़ा घर है, जिसे कि समाज में इसका एक बहुत बड़ा स्टेटस है। और इसमें 5 लड़कियां हैं, बिरजिस की बेटियां हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है उसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, और सबसे छोटी बेटी जो है उसकी उम्र 20 साल है। तो इनकी अपनी ख्वाहिशें हैं। तो पहले अंक में ये इस्टेब्लिश होता है कि वो थोड़ी देर तक तो मतलब दुख मनाती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो दुख मनाने से मना कर देती हैं, और मना करने पर किस तरीके के उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं वो यहाँ पर फर्स्ट अंक में इस्टेब्लिश हो जाता है। और
फर्स्ट एक्ट में इस्टेब्लिश हो जाता है। सेकंड एक्ट में जो है, फर्स्ट एक्ट में जैसे कि डेथ की बात हुई, सेकंड एक्ट में भी जो है वो डेथ की ही बात होती है कि गांव में एक लड़की है, कुंवारी है, और वो माँ बन जाती है, और वो अपने बच्चे को जो है वो कहीं पर बच्चा जो पैदा हुआ होता है वो मर चुका होता है, तो उसको कहीं वो छुपा देती है। लेकिन गांव वालों को पता चल जाता है, गांव वाले ये समझते हैं कि उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, वो समाज के नाम पर कलंक है, वो सारी परंपराओं को तोड़ रही है, तो उसे मार देना ही उचित है, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सेकंड एक्ट में भी यही बात होती है, और ब्रिजेस जो है इस बात का ऐलान करती है, और अपने घर के बुर्ज से वो बार बार चिल्ला कर कहती है कि इसे सब लोग मार डालो। तो इस घर में जो पूरा की समाज का आईना दिखा रहा है कि वो किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है समाज के नियमों को तोड़ने की, किसी भी तरीके के सवाल उठाने की। और नाटक जैसे जैसे बढ़ता है, बहुत सारे की कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। इसमें जो तीनों बेटियां हैं वो चाहती हैं कि वो इस जो ये पूरा का पूरा ब्रिजेस का जो घर है, जो एक तरीके से जेल है, जो एक किला है जिसकी की दीवारें बहुत ऊंची हैं, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ब्रिजेस ये ऐलान करती है कि इस घर की सारी खिड़कियां और सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए, ताकि कोई हवा, कोई रोशनी बाहर से अंदर ना आ सके और अंदर से बाहर ना जा सके। तो इसकी छोटी बेटी जो है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, वो इस बात को लेकर बगावत कर देती है, क्योंकि उसे शादी करनी है, उसे ज़िंदगी जीनी है, और उसे पूरी दुनिया में, पूरे आसमान में, खुले आसमान में उड़ान भरनी है। और कहानी क्लाइमैक्स में धीरे धीरे आगे बढ़ती है थर्ड एक्ट में, और थर्ड एक्ट में जब आगे बढ़ती है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद नाटक में जो है वो जो कि 40 साल की जो सबसे बड़ी बेटी है, वो उसकी शादी होने वाली है, और उसी लड़के से सबसे छोटी बेटी जो है वो छुप छुप कर मिलती है, प्यार करती है। और नाटक के थर्ड एक्ट में जब क्लाइमैक्स ऊपर आता है तो पता चलता है कि ब्रिजेस ने अपनी बड़ी बेटी को एक तरीके से अनुमति दी थी कि वो उस व्यक्ति से छुपकर खिड़की में कहीं मिले और पूरे समाज को पता ना चले, और फिर उससे शादी करे, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो देखने में खूबसूरत नहीं है। क्लाइमैक्स में मुश्तरी का बहुत बड़ा रोल है। वो जब सबसे छोटी बहन आदिला का जब सीक्रेट अफेयर बड़ी बहन फहमीदा के प्रेमी के साथ हो जाता है, और वो घर के बाहर पकड़ा जाता है, तो ब्रिजेस को बंदूक चलाने में मुश्तरी मदद करती है, और घर के अंदर आकर वो ये डिक्लेयर करती है कि उसकी शादी किसी से नहीं होगी, इसलिए उसका मर जाना जायज़ है। और छोटी बहन आदिला इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो कमरे के अंदर जाती है और फांसी लाके मर जाती है, उसे वो भी मंजूर है। तो उसके अंदर भी जो इतना फ्रस्ट्रेशन है, वो ज़िंदगी जीना चाहती है, लेकिन वो इतने पाबंदियों के बीच में है और इतनी बंधनों में है, तो वो भी कहते हैं ना कि किस तरीके से एक सड़ान, एक बदबू, एक जिसे कहते हैं कि रिश्तों में जो है वो एक मवाद का आ जाना, ये पूरे के पूरे तरीके से पूरे रिश्तों की जो एक सड़ान है, वो इन सारे किरदारों के थ्रू दिखती है। सबसे आखिरी बेटी जो है वो है आदिला, 20 साल के आसपास उम्र है, सबसे चंचल, जिंदगी जीना, आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखना, ये सारी की सारी जैसे कहते हैं खुशी, उमंग, ये सारी चीज़ों को जो है आदिला किरदार जो है वो दिखाता है। जैसे ही ब्रिजेस ऐलान करती है कि मातम मनाया जाएगा 8 साल का, लेकिन वो इस बात को मना कर देती है, और पूरे नाटक में हरा रंग का कपड़ा पहन के आती है, जो कि हरा रंग जो है वो जिंदगी, उन्मुक्तता, इंडिविजुअल फ्रीडम, इस सारी चीज़ों को दर्शाता है, और वो किसी भी तरीके की बात को मानने के लिए मना कर देती है। यहाँ तक कि वो अपनी बड़ी बहन की रखैल बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे यहाँ से, इस घर से, इस जेल से बाहर जाना है। वो ज़िंदगी जीना चाहती है, वो चाहती है कि मैं इस घर के सारे नियम और कानून को तोड़ दूँ, और उसका मुआवजा उसे देना पड़ता है, जैसे कि समाज में हमेशा होता है कि आपने अगर सवाल उठाए, आपने अगर अपनी फ्रीडम की बात करी, और यहाँ तक कि इस पूरे नाटक में एक सेक्सुअल डिज़ायर की भी बात होती है और बार बार उसे सप्रेस किया जाता है। सारे किरदार सेक्सुअल डिज़ायर की बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं, और ये किरदार सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक है अपने नियम और कानून और दायरे के अंदर रह के। बहुत मानवीय ज़रूरत है जिसको कि समाज ने
सरे से एक सरे से एक किनारे से जो है उसे मना कर दिया है और ब्रिजेस ने भी मना कर दिया है। तो आदिला कैरेक्टर जो है इस बात को रिप्रेजेंट करती है, और जब वो सारे कानूनों को मानने से मना कर देती है और वो कहती है कि मैं ये सारे नियम तोड़ के इस घर से भाग जाऊंगी, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है और अंत में वो फांसी लगाकर मर जाती है। इसके बाद एक जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हसन बांदी का, जिसकी उम्र 80 साल है। वो इस घर में जब से मेरे ख्याल से ब्रिजेस आई है वो तब से इस घर में है, और ब्रिजेस ने उसे पनाह दी है। वो एहसान भी मानती है इस बात का, लेकिन वो ब्रिजेस के हर गुनाह का, ब्रिजेस के हर बात का, ब्रिजेस की ज़िंदगी के हर पहलू की जो है हमराज है, और वो बार बार कहती भी है, और ब्रिजेस को वो बार बार चैलेंज भी करती है कि तुम जो ये निर्णय ले रही हो ये व्यवहारिक नहीं है, ये जो तुम अपने मान सम्मान रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए अपने परिवार की बलि चढ़ा रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए और तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, इतना लंबा मातम नहीं मनाना चाहिए। और अगर तुमने इन मानवीय संवेदनाओं को, जो कि एक बहुत नेचुरल डिज़ायर है, अगर तुमने जिसको इतना ही दबाया तो ये एक विस्फोट के रूप में सामने आएगा। वो बार बार आगाह करती है, लेकिन ब्रिजेस इस बात को मना कर देती है और कहती है कि तुम नौकरानी हो, तुम्हें अपने सीमा में और अपने दायरे में रहना चाहिए। तो हसन बांदी जो है वो एक कहना चाहिए कि एक सहेली भी है, एक मित्र भी है, और उसकी नौकरानी भी है, और बार बार उसको चैलेंज करती है। इसमें एक और मेड है जो कि घर के कामकाज करती है, और उसे पता चलता है उसके कि जो इस घर के जो ब्रिजेस के जो पति थे उसके साथ उसका कुछ शारीरिक संबंध था। उस घर का काम करती है, नौकरों की तरीके से रहती है, उनके टुकड़ों पर पलती है, घर के काम काज करती है। और नाटक की शुरुआत में जो है वो दो नौकरानियां जब आपस में बात करती हैं तो इस बात का पता चलता है कि नाटक में जो है वो बहुत एक इज्जतदार और रईस परिवार की कहानी है। और इसमें एक किरदार और आता है जिसमें ब्रिजेस की जो एक रिश्तेदार है, और वो आकर जो है वो अपना कंसर्न दिखाती है कि हाँ ब्रिजेस के पति की मृत्यु हो चुकी है और अब उन्हें अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए, और वो उनका ख्याल रखती है। तो ये पूरी की पूरी 3 एक्ट में ये जो नाटक है वो यही किरदार आगे बढ़ाता है, और कहानी जो है वो यहीं आकर समाप्त होती है।